जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हम इंडिया ज्योग्राफी के जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं प्यारे साथियों। और ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और यहाँ से अब जून 2023 में या फिर आगे दिसंबर 2023 में जो भी नेट जेफ का एग्ज़ाम होगा या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। और प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। 1 जुलाई के आसपास हमारे मेरी खुद की यूजीसी नेट की ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर पेपर की बुक आ रही है और वो यूनिट वाइज तरीके से है और उसी का कंटेंट मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ये बुक का ही कंटेंट है। और दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमारा ज्योग्राफी का नया बैच शुरू हो चुका है। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर बिल्कुल टॉप लेवल तक हम सभी चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, उसको बहुत आसान तरीके से हम समझने वाले हैं यहाँ पर। और जो हमारा कंटेंट है प्यारे साथियों, ये मैं टोटल 13 टीचर्स हैं जो नेट जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, वो भी केवल और केवल नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो उन सभी के मैंने नोट्स इकट्ठे किए और उन सभी को मिलाकर मैं ज्योग्राफी के द बेस्ट नोट्स तैयार कर रहा हूं, क्योंकि इनसे बेस्ट ज्योग्राफी के नोट्स हो ही नहीं सकते। अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास की प्यारे साथियों। गोविंद सागर झील कहाँ पर है? तो प्यारे लाडलो, जो गोविंद सागर झील है वो बाखरा नांगल बांध पर है। 3 जून 2015 में आया हुआ क्वेश्चन ये। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भारत की जो प्रमुख झील हैं उनके बारे में। देखो, हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंद्रताल, भृगु और रेणुका, ये 4 झील हैं। नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, देवताल, खुरपाताल, राकेशताल और मालाताल, मत ये सारी सारी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में जो झील है ना, उनकी एक सबसे खास विशेषता है कि इन झीलों के नाम के साथ ताल शब्द जुड़ा हुआ है। तो यदि क्वेश्चन में उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी झील पूछता है और यदि झील के नाम के साथ ताल शब्द जुड़ा हुआ है तो आप अपनी आंखों को बंद करके वहां पर उत्तराखंड कर सकते हो। उत्तराखंड की जितनी भी झील है उन सभी के झीलों के नाम के साथ ताल शब्द जुड़ा हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं। चंडीगढ़ में एक झील है जिसका नाम है सुखना झील। राजस्थान में है राजसमंद है, जयसमंद है, नक्की है, सांबर है, फतेह सागर है, लूणकरसर है, डीडवान है, पिछोला है, आना सागर है, कुचामन है, पुष्कर है। ये सभी की सभी झील कहाँ की हैं प्यारे साथियों? राजस्थान की हैं। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र में लोनार झील है, कर्नाटक में बेलांदूर झील है, केरल में बेम्बानंद और अष्टमुडी झील है, सिक्किम में सोंगमा झील है, उड़ीसा में चिल्का झील है, तेलंगाना में हुसैन सागर और नागार्जुन सागर झील है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकेट झील है, तमिलनाडु में कोडाइकनाल झील है, हरियाणा में सूरजकुंड झील है। और इसके अलावा प्यारे साथियों, जम्मू कश्मीर में डल झील है, वुलर झील है, बेरीनाग झील है, शेषनाग झील है और अनंतनाग है। तो ऑलमोस्ट ये 3 ऐसी झील है जिनके नाम के साथ नाग जुड़ा हुआ है, ये भी जम्मू कश्मीर की हैं। जहाँ पर याद करने का तरीका है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिन चीज़ों को मैंने याद करने का कोई भी स्पेशल तरीका निकाला है तो उस तरीके को मैं आपके साथ हर जगह शेयर करता ही रहता हूँ। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। काकरापारा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? जो काकरापारा सिंचाई परियोजना है, इस परियोजना का निर्माण प्यारे साथियों कौन सी नदी पर हुआ है? तो आपको बताना है कि काकरापारा परियोजना है जो कौन सी नदी से संबंधित है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बनते ही रहते हैं ऑलमोस्ट, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए प्यारे साथियों। देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले ताप्ती नदी पर है जो काकरापारा सिंचाई परियोजना है और जून 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है उनके बारे में, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर है। और ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत उत्पादन करना और सिंचाई करना।
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। फिर हम बात करते हैं व्यास परियोजना, जो कि व्यास नदी पर है। जल विद्युत शक्ति का उत्पादन और सिंचाई करना इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। राजस्थान नहर, जो कि पंजाब में सतलज और व्यास के संगम पर है, सिंचाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, शक्ति उत्पादन करना, सिंचाई करना और बाढ़ नियंत्रण करना इसका उद्देश्य है। बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में इससे लाभान्वित होते हैं। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है, शक्ति उत्पादन करना और सिंचाई करना इसका उद्देश्य, जो कि इससे उड़ीसा लाभान्वित होता है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, शक्ति उत्पादन करना और सिंचाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, शक्ति उत्पादन करना और सिंचाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इससे लाभान्वित होते हैं। आगे हम बात करते हैं मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी पर है, शक्ति उत्पादन करना और सिंचाई करना इसका उद्देश्य है। वेस्ट बंगाल और बिहार इससे लाभान्वित होते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, शक्ति उत्पादन करना, सिंचाई करना इसका उद्देश्य है। आंध्र प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। आगे हम बात करते हैं कोसी परियोजना, जो कि कोसी नदी पर है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, बाढ़ नियंत्रण करना, सिंचाई करना और शक्ति उत्पादन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बिहार और नेपाल इससे लाभान्वित होते हैं। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है, शक्ति उत्पादन करना और सिंचाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल इससे लाभान्वित होते हैं। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर है, शक्ति उत्पादन करना, सिंचाई करना इसका मुख्य उद्देश्य। वेस्ट बंगाल इससे लाभान्वित होता है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात इससे लाभान्वित होता है, सिंचाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तवा परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इससे लाभान्वित होते हैं, तवा नदी पर है, सिंचाई करना इसका उद्देश्य है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, शक्ति उत्पादन करना और सिंचाई करना इसका उद्देश्य है, गुजरात इससे लाभान्वित होता है। पोचमपाद परियोजना, जो कि गोदावरी नदी पर है, सिंचाई करना इसका उद्देश्य है, आंध्र प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है, सिंचाई करना इसका उद्देश्य है और कर्नाटक इससे लाभान्वित होता है। माही परियोजना माही नदी पर है, सिंचाई करना इसका उद्देश्य है, गुजरात इससे लाभान्वित होता है। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पर है, सिंचाई करना इसका उद्देश्य है, उड़ीसा इससे लाभान्वित होता है। आगे हम बात करें दुर्गापुर, जो बैराज है दामोदर नदी पर है, सिंचाई एवं नौ परिवहन इसका उद्देश्य है। वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार इससे लाभान्वित होते हैं। टिहरी बांध परियोजना बिलंगाना और भागीरथी नदी पर है, जल विद्युत उत्पादन करना इसका उद्देश्य है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, जल विद्युत उत्पादन करना इसका उद्देश्य महाराष्ट्र में है। थीन बांध परियोजना रावी नदी पर है, सिंचाई करना इसका उद्देश्य, पंजाब इससे लाभान्वित होता है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, जल विद्युत उत्पादन करना और सिंचाई करना इसका उद्देश्य, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा प्यारे साथियों नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, सिंचाई करना इसका उद्देश्य है, हिमाचल प्रदेश से लाभान्वित होता है। टिहरीपन बिजली परियोजना भागीरथी नदी पर है, जल विद्युत उत्पादन करना इसका उद्देश्य है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। तो ये थी कुछ भारत की महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जो कौन सी नदी पर है, क्या उद्देश्य है और प्यारे साथियों इनसे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। अगला कथन कारण टाइप का क्वेश्चन बनता है। कथन है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। रीजन आर है सुअपवाहित उर्वर भूमि, बुआई के समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर बरसात बेहतर गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ये कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताओ यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। गैस तो कर सकते हो आप, बताना कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। प्यारे साथियों 3 जून 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। और ये क्या कर रहा है, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या भी कर रहा है ये। अब देखो व्याख्या करता है व्याख्या नहीं करता है, ये हमें कैसा पता चलेगा, तो इसका मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बना के आपको समझा दूंगा।
कि ये इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं व्याख्या कर रहा है, इसका हमें कैसे पता चल सकता है। आगे हम देखो यहाँ पर हम एक एक चीज करके पढ़ते हैं। गेहूं मूलतः शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्यारे साथियों जो गेहूं है वो किस जलवायु का पौधा है। तो जो गेहूं है प्यारे साथियों वो शीतोष्ण या समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। गेहूं को हम शीतोष्ण या समशीतोष्ण जलवायु का पौधा कहते हैं। गेहूं का जब पौधा उगाया जाता है उस टाइम प्यारे साथियों लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और जब गेहूं की कटाई होती है उस टाइम प्यारे साथियों 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। हम यदि पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो गेहूं का पौधा जब उगाया जाता है उस टाइम लगभग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और जब गेहूं पकता है तो उस टाइम प्यारे लाडलो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। गेहूं की खेती के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षांत की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए बलुई और दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट मिट्टी मानी जाती है। यह था गेहूं के बारे में कुछ स्पेशल बातें जो आपको पता होनी चाहिए। और प्यारे साथियों 1 जुलाई को बुक आ रही है, और यदि आप बिल्कुल इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चनों के साथ तैयारी करना चाहते हो, बहुत ही शानदार तरीके से स्कोर करना चाहते हो, इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन देख रहे हो कितना शानदार तरीके से हमने लिखा है इसको। और यदि आप बहुत ही डिटेल से ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हो, आपका टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना, वो भी बहुत गजब के स्कोर के साथ, तो प्यारे साथियों दिसंबर 2023 के लिए यूजीसी नेट का जो ज्योग्राफी का पेपर है उसके लिए हमारा नया बैच शुरू हो चुका है। वो बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बार कंटेंट के बारे में बात बता देता हूँ कि हम आपको जो ज्योग्राफी का कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे वो किस तरीके का रहने वाला है। प्यारे साथियों टोटल 13 टीचर हैं जो भारत में नेट जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। मैंने उन सभी के नोट्स इकट्ठे किए हैं, और उन सभी नोट्सों से प्यारे साथियों मैंने मिलाकर स्मार्ट नोट्स तैयार किया है। अब आपके मन में आया होगा कि जब 13 टीचरों के नोट्सों से मिले हुए नोट्स हैं तो वो बहुत लेंथी होंगे। नहीं, हमने जो नोट्स तैयार किया है वो प्यारे साथियों ओनली फॉर ओनली एग्जाम के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है वो। ऐसा नहीं है कि चलो ज्ञान बढ़ाने के लिए हमने कुछ ही लिख दिया। यदि आपको ज्ञान बढ़ाने का टारगेट है कि चलो हम ज्ञान इकट्ठा करें, तो प्यारे साथियों आप हमसे ना जुड़ें, कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पर ट्राई करें। बाकी आपका टारगेट है एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना, केवल और केवल गजब का स्कोर करना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये तो आपको पता चल ही चुका होगा कि जब हमारे नोट्स 13 टीचरों के नोट्सों से मिलाकर बनाए हुए, जिसमें ऑथेंटिक बुक और एनसीईआरटी बुक भी शामिल है, तो इससे बेस्ट नोट्स तो किसी के हो ही नहीं सकते। बिल्कुल जायज़ सी बात है ये। भाई आप किसी दूसरे टीचर के नोट्स उठाओगे तो वो भी हमारे नोट्स में इंक्लूड मिलेंगे। आप किसी भी टीचर के नोट्स उठा लो, जैसे अभिषेक झा सर हो गए, अंकित सर हो गए, सितांशु सर हो गए, अजीमूत वाले श्री राम खंगत सर हो गए, बीबी सर हो गए, बच्चन सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, जितेंद्र सर हो गए, टॉपर्स नोट्स के नोट्स हो गए, ऑथेंटिक बुक हो गई, एनसीईआरटी हो गई, इन सभी को मिलाकर हम नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो आप जो भी नोट्स पढ़ोगे, किसी भी टीचर के नोट्स पढ़ोगे, वो हमारे नोट्सों में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और यदि आप बैच लेना चाहते हो, बिल्कुल फीस नॉमिनल है, बहुत ही हम कम फीस रखते हैं, बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखते। और आप बैच लेना चाहते हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप बैच ले सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं यूट्यूब पर, सर हमें बैच लेना है। तो हम क्या करें भाई, आप वहाँ मत करो कमेंट, पता नहीं मैं कब रिप्लाई दूं, आप उसको कब देखो। आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो या डायरेक्टली आप कॉल करो, और चुटकियों में आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करो। अब हम शुरुआत करते हैं अपने वापस टॉपिक से। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है, कैलाश श्रेणी से निकलती है, लोकटक झील से निकलती है, या तिब्बत से निकलती है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और प्यारे साथियों ये वाला जो क्वेश्चन है जून 2015 में आया हुआ है, थर्ड पेपर में। प्यारे साथियों जो सिंधु नदी है वो कैलाश पर्वत से निकलती है। अब यहाँ हम बात करते हैं भारत की कुछ प्रमुख नदियां हैं और उनके जो उद्गम स्थल है, इन सभी को हम यहाँ पर कवर करते हैं। देखो, सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है कैलाश पर्वत में। झेलम नदी शेषनाग झील जो कि जम्मू कश्मीर में वहाँ से निकलती है। चेनाब नदी बारालाचाला दर्रा से निकलती है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। रामगंगा नदी नैनीताल के निकट से निकलती है। घाघरा नदी
मपसातुंग से निकलती है, कोसी नदी गोसाई धाम से निकलती है, बेतवा नदी भोपाल के पास उबदुल्लागंज से निकलती है, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण पूर्व से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो से निकलती है, महानदी सिहावा के निकट रायपुर से निकलती है, गोदावरी नदी नासिक की पहाड़ियों से निकलती है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट से निकलती है, कावेरी नदी केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से निकलती है, नर्मदा नदी अमरकंटक चोटी से निकलती है। ठीक है, तो ये कुछ भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं और ये उनके उद्गम स्थल हैं मोटे मोटे तौर पर। ठीक है ना, मोटे मोटे तौर पर उद्गम स्थल हैं ये, तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये ऐसे टॉपिक है जहां से ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, तो आपको इन चीजों को अच्छे से कवर करना ही करना चाहिए प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों में वर्षा की विशेषता कटिबंधीय मानसून वर्षा है। ऐसे कौन से दो क्षेत्र है जहां पर कटिबंधीय मानसूनी वर्षा होती है? सह्याद्री में होती है, गंगा डेल्टा में होती है, कश्मीर घाटी में होती है, लद्दाख में होती है। अब कुछ लोगों को तो सह्याद्री के बारे में पता नहीं चला होगा कि सह्याद्री क्या आ गया। भाई जब आप डिटेल से पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि सह्याद्री होता क्या है। देखो यहाँ पर प्यारे साथियों दो ऐसे क्षेत्र हैं, एक तो सह्याद्री है, एक गंगा का डेल्टा है, जहां पर कटिबंध मानसूनी वर्षा होती है। और ये वाला क्वेश्चन प्यारे साथियों दिसंबर 2014 में आया है। भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत में एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में कटिबंधीय मानसूनी वर्षा केरल के तटीय क्षेत्र में, मालाबार तटीय क्षेत्र में, सह्याद्री में, दक्षिणी आसाम में और गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में होती है। ठीक है, भारत की ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर सामान्यतः मानसूनी वर्षा देखने को मिलती है। मानसूनी वर्षा जो मानसून के द्वारा होती है, या तो वो चाहे दक्षिण पश्चिमी मानसून से हो या फिर वो उत्तरी पूर्वी मानसून से हो, लेकिन भारत के सामान्यतः ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा अच्छी खासी जबरदस्त बारिश होती है। आगे बात करते हैं हम किस नहर में श्री गंगानगर बीकानेर जैसलमेर जिलों की कृषि संबंधित गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है। ऐसी कौन सी नहर है जिसकी वजह से गंगानगर बीकानेर और जैसलमेर जैसे जिलों की जो कृषि व्यवस्था है वो कंप्लीटली बदल चुकी है? कनहर नहर है, रामगंगा नहर है, शारदा सहायक नहर है या इंदिरा गांधी नहर है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हर कोई इसका आंसर दे सकता है यदि पढ़ा हुआ हो तो। भाई पढ़ा हुआ होगा तभी तो देगा, अदरवाइज तो दे नहीं पाएंगे। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। अब हम जून 2015 का क्वेश्चन है ये। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात प्यारे साथियों, जो इंदिरा गांधी नहर है इसको हम राजस्थान नहर भी कहते हैं। यह राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में बहती है। राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी भाग है उसमें राजस्थान या नहर या इंदिरा गांधी नहर बहती है। राजस्थान नहर सतलज और व्यास के संगम के राजस्थान नहर सतलज और व्यास के संगम पर निर्मित हरिके बैराज से निकलती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों कि जो राजस्थान नहर है ना, यह सतलज और व्यास नदी के संगम पर एक हरिके बैराज बांध बनाया हुआ है, वहां से निकलती है। यह नहर पंजाब व राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है। प्यारे साथियों सतलज और व्यास नदी के संगम पर एक हरिके बैराज बांध बनाया गया है और उस हरिके बैराज बांध से एक नहर निकाली गई है जिसको हम राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। और उसके द्वारा प्यारे साथियों पंजाब और राजस्थान लाभान्वित होते हैं, पंजाब और राजस्थान में जल की पूर्ति होती है। निम्नांकित में से भारत के किस राज्य में यूरेनियम आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में अंतः स्थापित होता है? प्यारे साथियों ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर यूरेनियम हमें आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में देखने को मिलता है? तो प्यारे साथियों ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा राजस्थान। जून 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। राजस्थान में जो यूरेनियम है वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में हमें देखने को मिलता है। 2021 के अनुसार यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? 2021 के अनुसार प्यारे साथियों यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक अवरोही क्रम में कजाकिस्तान है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, 2021 के अनुसार यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कजाकिस्तान है, उससे कम कनाडा है, उससे कम ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का 2/3 यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया करते हैं।
कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया विश्व का 2/3 यूरेनियम उत्पादित करते हैं। यह बात भी आपको सही ढंग से रटनी है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है और उसके बाद झारखंड करता है। भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है और उसके बाद प्यारे साथियों झारखंड करता है। अब अगला क्वेश्चन आता है मिलान का है। इस क्वेश्चन का मिलान करो कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। प्यारे साथियों 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, एक बार स्पीड से चाहो तो फिर से रिवीजन कर लो इसका, ताकि ये आपका यहीं की यहीं सब कुछ क्लियर हो जाए। एक बार वापस जाओ और स्पीड करो लगभग 1.75 की या 1.50 की, और स्पीड तेज करके और इसका 2 से 3 मिनट में यहीं की यहीं रिवीजन कर दो, ताकि आपने अब तक जो पढ़ा वो यहीं की यहीं कंप्लीटली तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो मैं आपको 2 से 3 मिनट का समय दे रहा हूं और इस क्वेश्चन का भी आंसर करो कि क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का।
चलो अब हम शुरुआत करते हैं वापस से। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड हमें दोनों को आपस में मिलान करना है कि यहाँ पर सही सुमेलित कौन सी है। मसाई है, भील है, बुशमैन है, कुकी है, अफ्रीकी घास का मैदान है, उत्तरी पूर्वी भारत है, कालाहारी और राजस्थान है। इसमें राजस्थान था इसलिए और उत्तरी पूर्वी भारत है इसलिए मैंने इसको इंडिया ज्योग्राफी में शामिल कर लिया है। ठीक है, इसका जो मिलान है वो इस तरीके से है, 1 4 3 और 2। ठीक है, आप इसको मिलान कर लेना। भारत की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जैसे गुज्जर, बकरवाल और गद्दी है जो कि जम्मू कश्मीर में रहती है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी जम्मू कश्मीर से संबंधित है, चांगपा लद्दाख से संबंधित है, गद्दी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, थारू, बुक्शा, जौनसारी, भोटिया उत्तराखंड से संबंधित है, गोंड, खरवार, बेगा, जौनसारी, बुक्शा उत्तर प्रदेश से संबंधित है, संथाल, मुंडा हो झारखंड से संबंधित है, गोंड छत्तीसगढ़ से संबंधित है, दुबला दमन द्वीप से संबंधित है, लूसाई चकमा मिजोरम से संबंधित है, नागा कोनियाक सेमा नागालैंड से संबंधित है, गारो खासी जैंतिया मेघालय से संबंधित है, भोटिया लिप्चा सिक्किम से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा प्यारे साथियों गलोंग अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, टांगखुल मणिपुर से संबंधित है, मलयाली तमिलनाडु से संबंधित है, चेंचू तेलंगाना से संबंधित है, सोमपेन जारवा निकोबारी अंडमानी ये अंडमान निकोबार से संबंधित है। तो ये कुछ हैं भारत की प्रमुख जनजातियां जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस रहता है। प्यारे साथियों मेरा खुद का ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और मैं पिछले 2 साल से इसी चैनल के ऊपर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का पेड बैच चलाता हूँ। ज्योग्राफी अड्डा नाम से एप्लीकेशन भी है हमारा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। और प्यारे साथियों ये दिसंबर 2022 वाला यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो कि फरवरी 2023 में हुआ था, इस बैच में हमारे पास टोटल 424 कैंडिडेट थे जिसमें से 30 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, क्योंकि अब की बार ये जो रिजल्ट आया था इसमें 0.50% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया गया था। यदि 1% के आसपास कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होता तो हमारा ये जो रेशो 30 वाला था ये लगभग 50+ पहुंच सकता था, इसके पूरे चांस थे। हमारे बैच के टॉपर हैं जिसमें राम पुरोहित इनके 200 में से 158 नंबर थे, कोमल के 200 में से 158 नंबर थे, कृतिका के 156, विष्णु के 154, अमन के 154, सोनाली, अमित, देवेंद्र के 152, हिमांशु और चिंकिता के 150 नंबर थे आउट ऑफ 200। ठीक है, इसके अलावा प्यारे साथियों यहाँ से अब तक टोटल यदि मैं बात करूं प्यारे साथियों दिसंबर 2021 जून 2022 में 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, 54 का नेट हुआ था। दिसंबर 2020 और जून 2021 में 17 कैंडिडेटों का जेआरएफ था, 40 का नेट हुआ था, मतलब टोटल 70+ कैंडिडेटों का इस प्लेटफॉर्म से जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है। यदि आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, वो भी बहुत गजब के स्कोर के साथ, ओवरऑल 80% प्लस के स्कोर के साथ, तो आप हमारा ज्योग्राफी का पेड बैच ले सकते हैं। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको हमारा बैच मिल जाएगा, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज, द बेस्ट हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। भारत का सर्वाधिक वर्धाकार भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो प्यारे साथियों भारत का जो सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है उसका नाम है वृद्ध भारतीय प्रदेश पठार। कौन सा है? वृद्ध भारतीय पठार। प्रोफेसर RL सिंह ने अपनी पुस्तक इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी के नाम प्रोफेसर RL सिंह ने अपनी पुस्तक इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी में भारत को 4 बड़े भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। रिपीट कर रहा हूं, प्रोफेसर RL सिंह ने अपनी फेमस किताब इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी में भारत को 4 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। पहला उत्तरी मैदान, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि और चौथा भारतीय तट एवं द्वीप है। ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है। जलप्रपात और नदियों के बारे में यहाँ पर आपको आपस में मिलान करना है। चूलिया है, शिव सुंदरम है, बेड़ा घाट है, मुंडरू है, नर्मदा है, चंबल है, कावेरी है, स्वर्ण रेखा है। इन सभी का मिलान करो प्यारे साथियों कि यहाँ पर कौन सा किससे सुमेलित तो होगा। और यहाँ पर एक मिस्टेक है उसको मैं अभी ठीक कर दूंगा। बताओ
चूलिया किस पर है, शिव सुंदरम किस पर है, भेड़ाघाट किस पर है और मुंडरू किसके ऊपर है। यहाँ पर सही आंसर है प्यारे साथियों ऑप्शन ए, मतलब चूलिया है जो चंबल नदी पर है। इसके अलावा प्यारे साथियों जो शिव सुंदरम है वो कावेरी नदी पर है, भेड़ाघाट नर्मदा नदी पर है और मुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। जोग गरसप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात श्रावती नदी पर कर्नाटका में है। शिवसुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। धुआधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। चूलिया प्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। कपिल धारा जलप्रपात है प्यारे साथियों वो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए प्यारे साथियों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से राज्य के लिए मानव विकास सूचकांक निम्नतम दर्ज किया गया है। तो प्यारे साथियों जो मानव विकास सूचकांक वो सबसे कम दर्ज किया गया है बिहार का। किसका है, बिहार का। दिसंबर 2023 का क्वेश्चन ये। मानव विकास सूचकांक 2021-22 के अनुसार भारत की स्थिति 132वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक की जो वर्ल्ड वाइज जो रिपोर्ट आती है उसमें प्यारे साथियों भारत का स्थान 132वें नंबर पर है। उच्चतम मानव विकास सूचकांक वाले राज्यों की बात की जाए अवरोही क्रम में तो सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक केरल का है, उससे कम गोवा का है, उससे कम चंडीगढ़ का है। और यदि हम बात करें न्यूनतम मानव विकास सूचकांक वाले राज्यों का तो सबसे कम जो मानव विकास सूचकांक वो बिहार का है। बिहार से ज़्यादा झारखंड का है और झारखंड से ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है। ये इसका आरोही क्रम है, ये इसका अवरोही क्रम है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बहुत से नियोजित शहर विकसित किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र नियोजित शहर नहीं है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बहुत सारे नियोजित शहर स्थापित किए गए थे। बहुत सारे नियोजित शहरों का विकास हुआ था स्वतंत्रता के बाद। तो इनमें से कौन सा शहर है जो स्वतंत्रोत्तर नियोजित शहर नहीं है। गांधीनगर है, चंडीगढ़ है, जयपुर है या भुवनेश्वर है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर सही आंसर होगा जयपुर। दिसंबर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चंडीगढ़ भारत का पहला स्वतंत्रता के बाद चंडीगढ़ भारत का स्वतंत्रता के बाद पहला नियोजित शहर है। चंडीगढ़ है जो स्वतंत्रता के पश्चात भारत का सबसे पहला नियोजित शहर है जिसे फ्रांसीसी वास्तुकार ले कार्बूजियर के द्वारा विकसित किया गया था। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत का सबसे पहला नियोजित कौन सा शहर है प्यारे साथियों, चंडीगढ़ है जो कि फ्रांसीसी वास्तुकार ले कार्बूजियर के द्वारा नियोजित किया गया था। जयपुर का नियोजन वास्तुविद विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में हुआ था। गैरिसन मोदी ने 1962 में कोलकाता की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हुए संयुक्तवर्ती सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गैरिसन मोदी ने 1962 में कोलकाता की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हुए संयुक्तवर्ती सिद्धांत का विकास किया जा। नियोजित शहर कौन कौन से हैं, गांधीनगर है, चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, जमशेदपुर है और बोकारो है। गांधीनगर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, जमशेदपुर और बोकारो ये क्या है प्यारे साथियों, भारत के प्रमुख नियोजित शहर हैं। कावेरी नदी बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र राज्यों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में समाविष्ट है। कावेरी नदी बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र राज्यों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह में समाविष्ट है। तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों ये वाला जो क्वेश्चन है दिसंबर 2013 में आया हुआ है और यहाँ पर सही आंसर है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी। कावेरी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में स्थित ताल कावेरी से निकलती है। पहली बात जो कावेरी नदी है वो पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में स्थित ताल कावेरी से निकलती है। यह एक सदानीरा नदी है, सदानीरा नदी है। कावेरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी क्या है प्यारे साथियों, कावेरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है। प्राचीन तमिल साहित्य में इस नदी को पोन्नी भी कहा जाता है। कावेरी नदी को प्यारे साथियों प्राचीन समय में पोन्नी के नाम से भी जानते हैं। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं।
कावेरी नदी को प्यारे साथियों दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यह देश की एकमात्र सबसे बड़ी नदी है जो ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन मानसूनी वर्षा से जल प्राप्त करती है। प्यारे साथियों, दक्षिण भारत की एकमात्र सबसे बड़ी नदी है जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानसून के द्वारा जल प्राप्त करती है। कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां जैसे हेमावती है, काबिनी है, अमरावती है। तो हेमावती, काबिनी और अमरावती कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये कावेरी नदी से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जहां से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक उद्यान या वन्य जीव हैं और वो राज्य हैं जहां पर ये स्थित हैं। तो हमें यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सा किस राज्य में है। जैसे नंदकानन है, काजीरंगा है, बांधवगढ़ है और मेलघाट है। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और आसाम है। इनको आपस में हमें मिलान करना है कि कौन सा किस राज्य में स्थित है। प्यारे साथियों, ये वाला जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2013 में आया हुआ है और यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जैसे राजस्थान में है रणथंभौर, केवला देवी है और इसके अलावा सरिस्का है। ठीक है, राजस्थान में रणथंभौर है, केवला देवी है, सरिस्का है। मध्य प्रदेश में कान्हा है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा है, वन विहार है, रुद्र सागर है, बांधवगढ़ है, माधव राष्ट्रीय पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में प्यारे साथियों नामदफा है, हरियाणा में सुल्तानपुर है, उत्तर प्रदेश में दूधवा है, चंद्रप्रभा है, झारखंड में बेतला है, हजारीबाग है, सिक्किम में कंचनजंगा है, तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क है, तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क है। ओडिशा में भितरकनिका है, नंदकानन है, चिल्का है। मिजोरम में डाम्फा है। डाम्फा अभ्यारण्य कहाँ पर है? मिजोरम में है। जम्मू कश्मीर में दांची ग्राम है, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क है। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय पार्क है। पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन है, बुक्सा है, जलधारा है। तो सुंदरवन, बुक्सा, जलधारा राष्ट्रीय पार्क प्यारे साथियों वेस्ट बंगाल में है। मानस, काजीरंगा, डिब्रूगढ़, दिहांग पटकई राष्ट्रीय पार्क प्यारे साथियों आसाम में है। बोरीवली जिसको हम संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क बोलते हैं जो कि आंध्र प्रदेश में है। सेडिल पिक, माउंट हेरिट राष्ट्रीय पार्क प्यारे साथियों अंडमान निकोबार में है। ग्रेट हिमालय रोहैला राष्ट्रीय पार्क प्यारे साथियों हिमाचल प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय पार्क, मरीन और गल्फ ऑफ कच्छ ये प्यारे साथियों गुजरात में है। जिम कार्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पाशु बिहार, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क ये प्यारे साथियों उत्तराखंड में है। कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास ये छत्तीसगढ़ में है। साइलेंट वैली, पेरियार, अनाईमुडी, एर्नाकुलम नेशनल पार्क प्यारे साथियों केरल में है। बांदीकुई और नागरहोल राजीव गांधी पार्क प्यारे साथियों कर्नाटका में है। तुंगभद्रा और कुंद्रेमुख ये भी कर्नाटका में है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क प्यारे साथियों बिहार में है। तो ये प्रमुख ऐसे नेशनल पार्क हैं जो कौन कौन से स्टेट में यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। इन सभी को रटना है। क्या करना है? रटना है प्यारे साथियों, जहां से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सेल व्यवस्था भारत में कोयले का मुख्य स्रोत है? प्यारे साथियों, कौन सी सेल व्यवस्था है जो भारत में कोयले का मुख्य स्रोत है? ये वाला क्वेश्चन सितंबर 2013 में आया था और प्यारे साथियों भारत में सबसे ज्यादा कोयला प्राप्त किया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। गोंडवाना चट्टान, गोंडवाना प्रणाली का नाम मध्य प्रदेश, ओडिशा आदि में पाए जाने वाले गोंड लोगों के नाम पर रखा गया है। प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश ओडिशा में जो गोंड जनजाति है उसके नाम के आधार पर गोंडवाना प्रणाली या गोंडवाना सेल का नामकरण किया गया है। गोंडवाना चट्टानों में भारत का 98% कोयला पाया जाता है। जो गोंडवाना चट्टान है उनमें भारत का 98% कोयला पाया जाता है। इन चट्टानों में बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में गोंडवाना क्रम की शैलों का निर्माण
ऊपरी कार्बोनिफेरस से जूरासिक युग के बीच में हुआ था। तो ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर जूरासिक युग के बीच में प्यारे साथियों भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत में सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है वो प्यारे साथियों कहाँ पर है? दामोदर घाटी में है। भारत में यह चट्टानें 4 प्रमुख क्षेत्रों में फैली हुई हैं। भारत में ये चट्टानें 4 प्रमुख क्षेत्रों में फैली हुई हैं। पहला है दामोदर नदी घाटी, दूसरा है महानदी घाटी, तीसरा है गोदावरी या वेनगंगा घाटी और चौथा है प्यारे साथियों कच्छ, काठियावाड़, पश्चिम राजस्थान, हिमालयी क्षेत्र आदि। ठीक है, तो ये जो गोंडवाना सेल है वो भारत के इन 4 प्रमुख क्षेत्रों में फैली हुई है। तो इस तरीके से प्यारे साथियों हमने लगभग 8 से 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चनों से हमने टोटल कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन तैयार कर लिए। कम से कम 100 प्लस बता रहा हूँ, बाकी आपके 200 के आसपास क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं यदि हम ओवरऑल एक एक क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं तो। अब यदि आप इसी तरीके का बहुत ही स्मार्ट कंटेंट चाहते हो प्यारे साथियों, जो हमारे नोट्स है ना वो इससे भी बेस्ट तरीके से बनाए हुए हैं, क्योंकि बुक एक बुक के तरीके से लिखी जाती है। ये प्रीवियस ईयर पेपर की बुक है, तो इसका लिखने का जो तरीका होता है, शैली होती है, और जो नोट्स लिखने का तरीका होता है, दोनों में दिन रात का अंतर होता है। जो हमारे नोट्स है वो इससे भी बेस्ट तरीके से लिखे हुए हैं प्यारे साथियों। और इसके अलावा ये जो बुक है वो बिल्कुल एज इट इज इसी पैटर्न पर लिखी हुई है, क्योंकि ये बुक के ही पेज हैं। तो ये थी ओवरऑल सारी कहानी प्यारे साथियों। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे लाडलो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट इसी तरीके के बहुत ही शानदार वाले वीडियोस के साथ। ज़बरदस्त तरीके से धुआंधार तरीके से मेहनत करो, 100% बहुत अच्छे खासे स्कोर के साथ 100% सफलता मिलेगी।